आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का लेके आपके संग डिस्कशन के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ दिख रहा है जो धीरे धीरे आप लोगों को भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि इंडिया में मिडिल क्लास जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। जो लोग अपने आप को मिडिल क्लास मान भी रहे हैं वो एक्चुअली लोअर क्लास में ही है, क्योंकि उनके पास मंथ के एंड में डिस्पोजेबल इनकम जो लोअर एंड ऑफ द स्ट्रेटा है उन लोग जितना ही बचता है। मैं आपको विथ नंबर्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड या तो रिच लोग हैं या पुअर लोग हैं। मिडिल क्लास धीरे धीरे या तो आप ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे, भगवान करे आप लोग सब मिडिल क्लास से ऊपर की तरफ ही बढ़ जाएं, लेकिन मेजोरिटी लोग नीचे की तरफ ही धक्का खा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि आप लोगों को समझ के रखना जरूरी है, बिकॉज आपको ये ध्यान रहेगा कि फ्यूचर के लिए आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज जितनी अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है वो चीज़ आगे चल के आप पे असर तो डालेगी। और फिर जो ग्लोबली कंसेप्ट होता है कि या तो आप हैंड टू माउथ जीते हैं या जितना कमा रहे हो उतना खर्चा करते हैं, और या फिर आप बहुत वेल्दी होते हैं, वो वाला सिस्टम आ जाएगा। जो बीच में एक इंडिया में एक क्लास चलता था कि हाँ जो सही जगह सब जगह बैठा हुआ है वो धीरे धीरे अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले एक स्टैटिस्टिक्स की तरफ आपको लेके चलता हूं। ठीक है, ये जीडीपी पर कैपिटा 2026 का डेटा है, आईएमएफ के द्वारा पब्लिश किया हुआ है। मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अप्रैल 2026 का डेटा है, यानी कि 10 दिन पुराना डेटा ही है। ठीक है, इसमें जीडीपी पर कैपिटा में मोनाको, लिंचेनस्टाइन ये दोनों छोटी कंट्री, लग्जमबर्ग भी बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, ये तीन तो छोटी कंट्री हो गई, इनका बात हटा देते हैं। बट आयरलैंड, बरमुडा, स्विट्जरलैंड, चलो ठीक है, ये हाई पे बैठे हैं। आपको देखना इंडिया कहाँ पे बैठता है, टॉप 50 में? नहीं। टॉप 100 में? नहीं। टॉप 150 में तो होना चाहिए इंडिया। नहीं। इंडिया का रैंकिंग देखना है। इंडिया रैंक्स 172। इंडिया का एवरेज पर कैपिटा है $2813। ठीक है, तो $2813 2 रुपीज अगर करें तो 2,65,000 आता है। ठीक है, 2,65,000 आता है। अगर इसको 12 से अगर आप डिवाइड करो तो पर मंथ रफली आपका 22 से 23 हजार आ रहा है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताऊं कि 99.99% हाउस होल्ड इंडिया में जो अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, मिडिल क्लास जो कहते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो गरीब कहते हैं या रिच कहते हैं उनकी नहीं, जो मिडिल क्लास कहते हैं अपने आप को, उनमें से 99.99% लोगों का मंथली मंथ एंड पे उनके पास डिस्पोजेबल अमाउंट ऑफ मनी इतना भी नहीं बचता होगा। ये मंथली अगर इसको करने जाएंगे तो 20-22 हजार आएंगे, तो 20-22 हजार भी उनके पास नहीं बचे होते हैं। आप हो सकता है मेरी बात से डिनाई कर जाए, आप बोलेंगे नहीं सर मेरा 20 हजार नहीं, मेरा 24 हजार सेविंग होता है। आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं नहीं सर मैं तो 30 हजार हर महीने सेविंग करता हूं, आप ये कह सकते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं पूरे 10 करोड़ 12 करोड़ लोगों का जो अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं इंडिया में। अब मंथ एंड पे कार की ईएमआई, हाउस ईएमआई, खर्चे वगैरह के बाद आपके पास 20-22 हजार से ज्यादा बचता ही नहीं है। एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हाट इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ, कि आपको लग रहा है कि आप कमा रहे हैं बट आप कमा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और दुनिया में आप ज्यादा नहीं बस 172 रैंक करते हैं। बहुत कम ही कंट्रीज हैं जो आपके नीचे हैं, और जितनी कंट्रीज का नाम आप सर्च करने जाओगे वो सब सहारन अफ्रीकन वाले कंट्रीज मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये जो $2,800 आपने देखा पर कैपिटा इनकम, ठीक है, जो $2,800 तक कमाता है, 2,65,000 तक साल तक का कमाता है, वो तो चलो इनकम टैक्स से बचा हुआ है। बट मान लो आप साल का 20 लाख कमाते हो तो इनकम टैक्स पे करने के बाद आपके हाथ में 17-18 लाख ही बचता है, 16 लाख ही बचता है। और उसके बाद ईएमआई वगैरह, तो वो सब पे तो आता हूं मैं अभी धीरे धीरे। बट मैं आपको सिंपल से ये कैलकुलेशन मैंने जो दिखाया, इसमें हम 172 रैंक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन गरीब है, राइट? इसमें तो कोई डिनाई नहीं करेगा ना।
चलिए आप मेरी वीडियो एफएनओ ट्रेडिंग की होती है, मतलब मेरी ऑडियंस जो देख रही है वो नेचुरली इंडिया के टॉप 1% रिचेस्ट लोग हैं, या एटलीस्ट उनके पास वेल्थ अच्छा खासा है, वही लोग ये वीडियो देखते हैं मेरी वीडियोस। आपके पास पैसा है, बट आप जैसे ही बाहर देखेंगे ना तो लोगों के पास पैसा नहीं है। तो इंडिया बाई नेचर पर पर्सन इनकम के हिसाब से बहुत पुअर कंट्री है, और इसमें कोई डाउट नहीं। कोई बात, अगर ऐसा ही है कि इंडियंस नहीं कमा रहे हैं तो यहां इनकम टैक्स का सेंस क्या बनता है? आप कहोगे कि नहीं सर, जो कमाता है उसको टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है। तो आप जो चीज खरीदते हो उस पर भी टैक्स पे करते हो। मान लो अभी जैसे ये एसी का रिमोट है, तो जब ये एसी खरीदा गया होगा तो टैक्स लगा होगा। जैसे ये फोन है, जब ये खरीदा गया होगा तो इस पर टैक्स लगा होगा, ठीक है। तो वो तो हर आदमी पे कर रहा है। इनफैक्ट जो गरीब से गरीब आदमी है, जो रोड पे बेचारा भी मांग रहा है ना, अगर वो भी 10 रुपए का ब्रेड खरीदता है तो उस पर वो टैक्स ही पे कर रहा है। तो कंजम्पशन पे टैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। हो क्या गया है इंडिया में, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मिडिल क्लास को मिल्क किया जा रहा है। मिल्क किया जा रहा है क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर वाले लोग तो बच जाते हैं जैसे तैसे, क्यों? उनके पास अर्निंग्स बहुत हैं, और प्लस उनके पास चूंकि बिजनेसेस हैं, तो वो क्या करता है, बिजनेस में एक्सपेंस वगैरह दिखा के या बहुत सारे पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के नाम पे कर देता है। बट सबसे ज्यादा मरता कौन है? जो मिडिल क्लास वाला बिजनेस हो, चाहे सैलरी वाला हो। सैलरी वाला तो कोई एक्सपेंस दिखा भी नहीं पाता जिसका उसको बेनिफिट मिल जाए। बिजनेस वाला कुछ हद तक एक्सपेंस दिखा तो देता है, बट मेजोरिटी चीजें वो भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका बिजनेस उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। तो जब फाइलिंग करने जाता है तो बोला जाता है नहीं भाई, आपका तो इनकम टैक्स लग जाएगा इतना। तो घूम फिर के हो क्या रहा है, जो आपने अर्न किया उस पे आपने अर्न करने के समय टैक्स पे किया, फिर आप कुछ उस पैसे का खर्चा ही करोगे, तो आप खर्चा भी करोगे, तो खर्चा करते ही आपका वो टैक्स लगेगा। और मिडिल क्लास का तो सबसे खराब प्रॉब्लम है। खराब प्रॉब्लम यह है कि वो तो बेचारा सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, सरकारी हॉस्पिटल में जा नहीं सकता, तो वो वहां भी मर रहा है, क्योंकि उसका एडुकेशन और मेडिकल का भी खर्चा है। जो गरीब आदमी उसको तो मालूम है मैं ऊपर में जाऊंगा नहीं, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगा नहीं, तो मेरे को जाना ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे मरूंगा भाई, गरीबी में रहूंगा अपना। तो वो तो चलो वो खुश है, अपना मान के बैठा हुआ है कि हाँ भाई ठीक है, चलो हमको कोई दिक्कत नहीं है ये है। लेकिन मिडिल क्लास कहाँ है? मिडिल क्लास तो बेचारा वहां भी नहीं बैठ रहा है, सूटेबल नहीं बैठ रहा है। नाउ पॉइंट ये है कि अगर मान लो लोग कहते हैं कि आपने प्रॉब्लम बताया, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट, ठीक है। तो चलो मैं सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूं। मान लो गवर्नमेंट कल से बोलती है कि इंडिविजुअल पे इनकम टैक्स कल से नहीं लगेगा, ठीक है। मान लो जैसे मेरा 100 रुपए इनकम है और मैंने 35 रुपए टैक्स दे दिए थे। अब मेरा इनकम बचा 65 रुपए था, मेरे को उतना ही खर्चा करना होता था। या तो मैं खर्चा करूंगा या सेविंग करूंगा, दोनों में से कोई एक चीज करूंगा, राइट। अब मान लो मेरे को पूरा 100 रुपए मिल गया खर्चा करने के लिए, तो क्या मैं पूरा 35 रुपीज जो बच रहा है वो सेव करूंगा? चूंकि मेरे को टैक्स नहीं पे करना है, तो मुझे ये मालूम है कि अरे यार जो मेरा वहां पे खर्चा मैं कर ही रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा और खर्चा कर लूं, क्योंकि वो माइंडसेट वैसे काम करेगा। क्योंकि बिकॉज अभी क्या आप जोड़ते हो कि मेरा एक्चुअल इनकम कितना है, बट आपका टोटल एक्चुअल इनकम ही बढ़ जाएगा। अगर आपका टोटल एक्चुअल इनकम ही बढ़ गया तो आप वो पैसे खर्चे करोगे। खर्चे करते समय गवर्नमेंट आपसे जरूर जीएसटी और बाकी सब टैक्सेस लेगा, लेकिन जब आप खर्चा कर रहे होगे तो आप क्या कर रहे हो, एक इकोनॉमी में एक बाइंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। और जब बायर्स आएंगे तो सेलर्स भी आएंगे, तो सेलर जब आएंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग लेके आएंगे, वो सर्विसेज लेके आएंगे, एंड वही सर्विसेज को आप कंज्यूम करोगे, वही प्रोडक्ट्स को आप कंज्यूम करोगे, राइट। अब वहां पे जब डिमांड बढ़ेगा तो वहां एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जब वहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की रोजगार भी बढ़ेगी। हुआ क्या है कि इंडिया में बेरोजगारी का सबसे बड़ा समस्या हो गया है कि लोग ये देख रहे हैं कि कंजम्पशन तो है ही नहीं, तो हम प्रोड्यूस किसके लिए करें, तो हम एक्सपेंशन किसके लिए करें। अगर हम एक्सपेंशन ही नहीं कर रहे हैं तो जो मैन पावर इंडिया में जनरेट हो रहा है, जो पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, उसके लिए नौकरी वगैरह कहां से आएगी। तो आप साइकिल समझने की कोशिश करिए कि पहले आपको दिखाना होगा कि यस कंज्यूमर डिमांड है। अगर कंज्यूमर डिमांड लाने के लिए क्या करना हो, कंज्यूमर के हाथ में पैसा होना चाहिए। कंज्यूमर के हाथ में वो महीने का 1,500, 3,000 और 2,500 जो प्रॉमिस किया जाता है वो देके नहीं होता है। वो कहां से होता है? वो होता है कि जब वो मेहनत करेगा और कमाएगा। और एक तो इंडिया की सबसे बड़ी कमी ये भी है
कि बेरोजगार भत्ता, ये भत्ता, वो भत्ता के नाम पे जितना पैसा लुटाया जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जो इंसान प्रोडक्टिव काम कर सकता था वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको 3,000 मिल ही जा रहा है। घर में 3 जन है, 3-3 करके 9,000 मिल जाएगा, वो अपना चावल दाल रोटी चला रहा है। और कोई एक इंसान है वही 9,000 रुपए के लिए 12 घंटा स्ट्रगल कर रहा है डेली बेसिस पे। तो फ्रीबीज वाले तो ज्यादा समझदार हुए। आपका महीने में 9,000 बचाने में दम निकल जा रहा है, किसी को 3 जन को बस ऐसे ही बस बेरोजगारी भत्ता और ये भत्ता वो भत्ता क्लेम करके मिल जा रहा है, तो वो तो खुशी रहेगा, प्लस वो काम भी नहीं करेगा। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन हमारा है, बट जब आप खोजने जाइए कि कोई काम के लिए आदमी मिल जाए, तो आपको आदमी नहीं मिलेंगे काम करने के लिए। और सही बात है, कोई को अगर 9-10 हजार मिल रहा है और आप उसको 10,000 देना चाहते हो, तो वो बोलेगा बेटा काम के 10,000 मिल रहा है तो मैं काम क्यों करूं। तो वो बोलेगा मेरे को 20,000 दो, आपको लगेगा ये काम तो 20,000 का है ही नहीं। तो पूरा जो साइकिल है ना, वो लोअर एंड पे पहले ये खराब हो गया कि सस्ते में एम्प्लॉय मिलेंगे नहीं, तो एम्प्लॉय महंगे मिलेंगे। तो जो भी कंपनीज है वो देख रही है कि भाई मैं जितना प्रोड्यूस कर रहा हूं उसका कंजम्पशन हो नहीं रहा है, मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके मैं एक्स्ट्रा मैन पावर लेके करूंगा क्या। तो अगर आप पहले इसी को फिक्स कर देते हैं कि इनकम पे 0 टैक्स, तो जो लोग स्पेंड कर रहे हैं वो और ज्यादा स्पेंड कर पाएंगे। जब वो ज्यादा स्पेंड करेंगे तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे, जब वो डिमांड क्रिएट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट इज ए वर्च्यू की क्या सैलरी ऑफर हो रही है और क्या चीजें अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। अगर आपने फ्री में लोगों को 10-10 हजार महीने बांटने का आदत लगा दिया है तो वो फ्री का ही पैसा लेंगे। बट अगर आप ये चीज चेंज कर देते हो कि फ्री में 1 रुपया नहीं मिलेगा, मेहनत ही करना पड़ेगा, तो वो 10,000 रुपए के लिए भी मेहनत करेगा। तब इस एम्प्लॉयर को जो जो हो सकता है 2 एम्प्लॉय लेता, हो सकता है वह 5 एम्प्लॉय ले। 5 जन फिर वो 9,000 रुपया कमा रहे हैं, 10,000 रुपया कमा रहे हैं, 15,000 रुपया कमा रहे हैं, 20,000 रुपया कमा रहे हैं, जो भी अमाउंट कमा रहे हैं। अब ये 5,000 जो लोग कमा रहे हैं, पहले ये 9,000 कमाते थे, आज 15,000 भी कमा रहे हैं, तो वो कंजम्पशन में फिर ये प्रेशर डालेंगे और इससे साइकिल क्या चेंज चलने लगेगा, एक चेंज चलने लगेगा, क्योंकि ये भी कंजम्पशन करेंगे। इनका कंजम्पशन का पैसा कहाँ जाएगा, वापस से वही कंपनीज के पास जाएगा, उनको फिर डिमांड बढ़ता हुआ दिखेगा, फिर उससे वो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम जो हो गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट, उसको सॉल्व करने का सबसे बेस ही आपको ये है कि कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। और कंजम्पशन जब तक आप इंडिविजुअल्स के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं देते हो तब तक नहीं होगा। बट पैसा यहां दिया जा रहा है, देखिए ध्यान से समझिए, मिडिल क्लास से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है एंड वो टैक्स का पैसा दिया जा रहा है पुअर लोगों को फ्री में, बिना मेहनत के। तो मिडिल क्लास अपना खून जला रहा है और उसको पैसा देता है। तो आप कहेंगे कि सर बड़े लोग भी तो पैसा देते होंगे। यस, देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं देते हैं, बट जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन है इंडिया का, इट इज नाउ लेस देन द पर्सनल इनकम टैक्स। यानी कि आप और हम जो टैक्स पे कर रहे हैं इनकम टैक्स के रूप में, वो लेस देन द टोटल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ऑफ द कंट्री है। यानी कि इंडिया में सारी जो टॉप कंपनीज, जितने भी बड़े आपके निफ्टी 50 और ये सब की कंपनीज हैं, वो जो जोड़ के टैक्स पे करते हैं, इंडिविजुअल जो आप और हम जैसे लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, वो लोग उससे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं करंट कंडीशन में। बट अब आप कहोगे सर ये टैक्स अगर गवर्नमेंट वेव करे तो उसका लॉस होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही लोग फिर वहां पे जब खरीदने जाएंगे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो वो पैसा कहां जाएगा? इन्हीं बड़ी कंपनीज के पास जाएगा जो टैक्स पे कर रहे हैं, और उनके इनकम और उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो वो टैक्स भी बढ़ाएगा गवर्नमेंट का। तो रेवेन्यू में गवर्नमेंट को लॉस नहीं होना है। टेम्पररी हो सकता है 1-1.5 साल के लिए इफेक्ट दिखे, बट उसके बाद इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यही जो पैसा है, ये पैसा कंजम्पशन में जाएगा या सेविंग्स में जाएगा, दो में से कोई एक चीज में जाएगा। सेविंग्स में जाएगा तो वो पैसा स्टॉक मार्केट को पंप करेगा, स्टॉक मार्केट को पंप करेगा तो कैपिटल गेन ट्रिगर होगा, कैपिटल गेन पे वहां पे गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। और अगर आप यहां पे बैठते हो कि भाई कंपनीज में या छोटी कंपनीज में, तो उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके वहां से वो आपका और कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर के हाथ में जितना पैसा है उतना अच्छा है। बट अभी क्या हैबिट बना दिया गया है कि मिडिल क्लास से लो और गरीब को बांटो, और फिर गरीब आपको क्या नाम है इसका सस्ता में मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको तो फ्री में बैठने का आदत लग गया है। तो वो जो वर्कफोर्स जो काम कर सकता था, जो पर कैपिटल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता था, उसका कंट्रीब्यूशन टेक्निकली आ गया है 0।
जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता था जीडीपी को बढ़ाने के लिए, उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है जीरो, नील बट्टा सन्नाटा। तो जीडीपी बढ़ेगी कैसे? और करेंसी डेप्रिसिएशन लोग एक रीजन बोलते हैं कि हम स्लिप कर रहे हैं, बट करेंसी डेप्रिसिएशन ज्यादा बड़ा रीजन ये है कि मेजोरिटी लोगों को बैठ के खाने की आदत लग गई है, और मेजोरिटी में आप और हम नहीं आते, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। जो इतना जो फ्रीबीज का कल्चर लगा दिया गया है वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया है। अब काफी लोग कहेंगे कि सर देखो कंपनीज भी तो टैक्स दे रही हैं, वो क्यों नहीं कंप्लेन करती हैं। बात ये समझिए कि कंपनी से अब आप जब टैक्स लेते हो ना, टैक्स उनके लिए एक एक्सपेंस ही है, जैसे बाकी चीजें एक्सपेंस है। उनके कंपनी के ओनर्स ऑलरेडी सैलरी वगैरह सब अपना विड्रॉ करते हैं, वो सब विड्रॉल के बाद उनका प्रॉफिट बचता है, उसमें से वो टैक्स पे करते हैं, ना कि इस तरीके से। प्लस उनके मेजोरिटी एक्सपेंसेस कंपनी के नाम पे ही बुक होते हैं। आप मुकेश अंबानी के या अंबानी फैमिलीज के जितने कार्स हैं, जो भी आपको रोड पे दिखेंगे, उनके नंबर्स चेक करिएगा, आप चेक करिएगा, एक भी इंडिविजुअल नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होगा, कोई ना कोई उन्हीं की कंपनी या उन्हीं की सब्सिडरी के नाम पे रजिस्टर्ड होगा। तो वो उनका सारा खर्चा भी वही पे कर रहे हैं, कंपनी ही पे कर रही है, और उसके बाद प्रॉफिट निकलता है एंड उस पर टैक्स दिया जाता है। वो इंडिविजुअल आपकी तरह मेरी तरह अपने यूपीआई से नहीं पेमेंट कर रहे हैं। और ये हर बिजनेस फैमिली के संग होता है, छोटा स्केल हो या बड़ा स्केल हो। तो बिजनेसमैन तो टैक्स दे सकते हैं, बट नॉर्मल मिडिल क्लास कहां से टैक्स देगा? और बिजनेसमैन भी जो छोटा स्केल का बिजनेस कर रहा है, साल का टर्नओवर 5 करोड़ 6 करोड़ का है, उसका हार्डली मार्जिन निकलेगा 5% 7%, तो वो 25 लाख 20 लाख रुपए साल का कमा रहा है, उसमें भी आप टैक्स में उसको लूट लो पूरा। जबकि वो 5 करोड़ का अगर टर्नओवर किया है ना, तो उसका कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी हो, साल का 50 लाख जीएसटी आपको जमा किया ही होगा। तो 5 करोड़ का बिजनेस करने के लिए अगर सर्विसेज में होगा तो हम लोग की तरफ तो 1-1 करोड़ जीएसटी जाएगा, बट अगर इसमें है तो उसका जीएसटी कितना हाई जाएगा? अगर 9% भी एवरेज मान लें या 12% भी मान लें, तो उसका 5 करोड़ का टर्नओवर पे वो 50 लाख आपको आराम से जीएसटी पे किया हो। उतना तो वो कंट्रीब्यूट किया ना आपको, तो खून चूसोगे क्या उसका? चूंकि ये साइकिल नहीं टूट पा रहा है कि लोगों को बिना काम किए पैसा मिल जा रहा है ना, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई दिखता है। क्यों पता है? फॉर्मल नौकरी अगर आप ले लोगे तो आपको बेरोजगारी भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लेते रहो और अपना कुछ छोटा मोटा काम करते रहो। इससे प्रॉब्लम ये आ जा रहा है कि जो एक्चुअल एस्टिमेशन निकालना चाहिए जीडीपी का या कैलकुलेशंस या जो भी नंबर्स निकालना चाहिए, वो कभी सही नहीं निकल पाता। बट इस साइकिल को जो तोड़ना पड़ेगा ना, तो इस पर बहुत हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब ये डिसीजन लेगा कौन, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला हिसाब है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्योंकि दिन पर दिन मैं आपको लिटरली बताऊं तो इकोनॉमी का हाल खराब होते जा रहा है। ये नंबर्स में आपको लोग नहीं दिखा रहे होंगे, मैं मान सकता हूं, आप कहेंगे कि नंबर्स में नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको लिटरली बताऊं, जो टैक्सेस का बर्डन है बहुत बुरा उसका हाल होके रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो जिस तरह से हो रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी अब इस तरीके से हो रही है कि वो पैसा लिटरली वेस्ट ही जा रहा है। अभी आपने देखा होगा इंडिया का 5th लॉन्गेस्ट ब्रिज जो था भागलपुर में, वो इंडिया का 5th लार्जेस्ट ब्रिज है, इमेजिन करिए, वो टूट गया। इंडिया का 5th लार्जेस्ट ब्रिज जो 6 महीने पहले बना है वो टूट गया। इमेजिन करिए। और आप मुंबई चले जाइए, समुद्र के ऊपर बना है वर्ली एक्सप्रेस, जो वर्ली सी लिंक है वो बना है, इतने सालों पहले बना है, अभी तक चल रहा है। आप कलकत्ता में आइए, आप हावड़ा ब्रिज पे जाइए, इतने सालों पहले बना है, अभी तक चल रहा है। तो आप इमेजिन करके देखिए कि क्या होके रखा है पैसे का। फिर तो टैक्सेस लिया जा रहा है, वो भी सही जगह यूज नहीं हो रहा है, वो या तो फ्रीबीज देने में जा रहा है या फिर ये सब कंस्ट्रक्शन वगैरह में जा रहा है, गलत कंस्ट्रक्शन वगैरह में जा रहा है। और जो भी टैक्स पे कर रहा है उसको और मिल्क किया जा रहा है, मिल्क किया जा रहा है। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूं कि अगर आप इंडिया में 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो टेक्निकली आप साल का 5 महीना गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उस 1 करोड़ में 40 लाख रुपए या 35 लाख रुपए आप टैक्स देके जाओगे। तो ऑलमोस्ट 5 महीने की आपकी अर्निंग
आप सिर्फ टैक्स में ही देके जाओ। टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट ये टैक्स से अगर मुझे खाली बस इतना बेनिफिट मिल जाए कि मेरे घर के बगल में एकदम चमकते हुए रोड्स हों, जैसे आपको यूएस और यूरोप में देखने को मिलता है, या एयर पोल्यूशन पूरा क्लीन हो, ग्रीनरी वगैरह हो बहुत ज़्यादा अच्छी, वो दिख जाए, तो वो सब कुछ नहीं मिलेगा। तो बात यही है कि वी आर पेइंग टैक्सेस लाइक अमेरिका एंड गेटिंग सर्विसेज लाइक युगांडा, और इसका कोई उपाय भी नहीं है। और उससे खराब चीज, इंडिया का में फाउंडेशनल स्टोन किसी भी एक फैमिली का बोला जाता है रोटी, कपड़ा और मकान, राइट? तो रोटी तो सामान उमान हो गया, बेसिकली जो भी आप खरीदते हो उस समय आपको टैक्स लगता ही है, कपड़े पे आप टैक्स पे करते ही हो, मकान पे आप इमेजिन करो कि जब आप मकान ले रहे हो बिल्डर से, ठीक है, तो जितना आप हर महीने उसका जो जनरेट होता है आपका, मान लो ऑफलाइन आपने लिया तो जो भी अमाउंट जनरेट हो रहा है उस पर 5% जीएसटी हर बार, हर आपके उसमें लगता है। मतलब आप जितना बार उसका इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो हर बार 5% जीएसटी जा रहा है। ये आप नहीं पे कर रहे हो, आपका बैंक पे कर रहा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है, बट वो एक्चुअली 5% जीएसटी हर बार जाता है। तो पूरा फ्लैट के कॉस्ट पे 5% जीएसटी इंक्लूडेड है, प्लस 8% स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूडेड है, और ऑलमोस्ट हर स्टेट में म्यूटेशन कराना पड़ता होगा तो 1% म्यूटेशन चार्जेस लगेगा, वो अलग। तो घूम फिर के कितना हो गया? म्यूटेशन चार्जेस आपने पे किया, आपने पे किया क्या नाम है इसका, स्टैम्प ड्यूटी 8%, और 5% आपने जीएसटी पे कर दिया। अच्छा, ये घर का पैसा क्या आपने आपने जो 100 रुपए कमाया उससे पे किया था, कि जो 100 रुपए में 35 रुपए टैक्स चला गया, 65 रुपए बचा उससे आपने पे किया था? तो आपने 65 से पे किया था। टैक्स का पैसा जो 65 बचा, उसमें भी जब आप खर्चा करने जा रहे हो तो आप एक्चुअली 15 रुपए टैक्स ही पे कर रहे हो, 50 रुपए का ही सामान खरीद रहे हो। तो लिटरली आपने पूरा खत्म ही कर दिया उसको। और उसके बाद वाटर आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, सबका चार्जेस अलग पे करना है आपको। कुछ खराब हुआ तो उसका चार्जेस अलग से पे करना है आपको। और आपके घर के बगल में रोड अगर टूट गई तो कोई सुनने वाला नहीं है। और वाटर सप्लाई नहीं आई तो बोला जाएगा तो सोसाइटी का काम है। बट जब सोसाइटी बन रही थी तो सोसाइटी से इतने सारे टैक्सेस जब गवर्नमेंट ने लिए थे तो उस समय ये नहीं बताया था ना कि गवर्नमेंट ने कोई वो नहीं किया है। तो ये लाइन से ना प्रॉब्लम खड़ी है। ऑनेस्ट टैक्स पेयर से कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए इंडिया में अभी ये पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है कि जो भी बाहर निकल सकता है वो बाहर निकल जा रहा है। जो भी मतलब जो भी बाहर निकल सकता है वो निकल जा रहा है। हाँ, सबकी अपनी अपनी अलग मजबूरियां होती हैं। मेरे तो काफी फ्रेंड्स निकल चुके हैं, मुझे भी निकलना ही है। बट वही है कि सबका फैमिली सेम नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत 19-20 चलता रहता है हर जगह। बट निकलना तो मुझे भी है, और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे अपना लाइफ वेस्ट करके। टैक्स देना है दे देंगे, लेकिन कम से कम ऐसे जगह तो रहे जहाँ सुकून रहे। आपको क्या लगता है कि जो मैंने टैक्स को लेके जो सॉल्यूशंस बताए, कि अगर मिडिल क्लास मतलब इंडिया में आपको इकोनॉमिक भी बूम करने लग जाएगा अगर आप ये छोटा सा स्टेप ले सकते हो, इस स्टेप में आप क्या क्या ऐड ऑन करना चाहते हो कि और क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।